हाँ, तो यहाँ पे 1962 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 16 4A और 4B अभी नहीं आया है। ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल बात हो रही है, अभी आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ही है जिसमें बात हो रखी है कि बैकवर्ड क्लास के लिए हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन रिजर्वेशन का किस में दिया गया, प्रमोशंस में रिजर्वेशन दिया गया, एंड दिस वाज चैलेंज्ड कि आपने प्रमोशन में क्यों दिया रिजर्वेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हेल्ड हुआ, यहाँ पर हेल्ड हुआ कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ इनिशियल स्टेज पर नहीं, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, वो क्यों नहीं रहा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो वैलिड है, क्योंकि इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली इनिशियल स्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट एट एवरी स्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन यहाँ पर वैलिड बताया गया, यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि हम इसको आगे भी देखेंगे, दिस विल बी डिस्कस इन लेटर केसेस ऑल्सो। तो यहाँ पर रिजर्वेशन को इन प्रमोशन में अलाउ किया गया, और इन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास क्या है, टू एस्पेक्ट में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा बैकवर्ड क्लास वो है जो कि लोएस्ट इन सोसाइटी है, और जो कि क्या कहते हैं, एडिक्वेटली नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ऑन अ सेट पोस्ट। मतलब उस पोस्ट पे ठीक से रिप्रेजेंटेड नहीं है। एक तो लोएस्ट सोसाइटी में नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ऑन अ सेड पोस्ट। ठीक है। ये दो बातें इस केस में हुई। फिर देखो, नेक्स्ट देखो, समस्याएं हमारे देश में एक नहीं थी, बहुत सारी। फिर आया टी देवा देवादसन देवादसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964। ये बेसिकली इट वाज अबाउट द बैकलॉग, जो वैकेंसीज होती है ना, उनके लिए था ये। अभी भी याद रखो, यहाँ पे 16 क्लॉज 4 भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे मान लो नोटिफिकेशन आया और उसमें 50 सीट्स आई। अब 50% की जो है सीटें रिजर्व्ड हो गई, तो और सिर्फ 25 आपकी जनरल कैटेगरी की हो गई। ठीक है। अभी मान लो, लेट सपोज दिस इज 2025, है ना। तो 2025 में क्या हुआ कि ये रिजर्व्ड है, ये अनरिजर्व। नाउ लेट सपोज 5 सीट जो थी वो छूट गई, 20 पर सिलेक्शन लिया। ठीक है। और ये अनरिजर्व वाली, ये आपकी पूरी भर गई। अब लेट सपोज 2026 में नोटिफिकेशन जब आता है, लेट सपोज फिर से 50 सीट्स का नोटिफिकेशन है। अब आप देखो यहाँ पे चेंजेस क्या है, ये 25-25 हो गई, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन 50 सीट्स का है। तो और पीछे की ये 5 बैकलॉग हो गई, ये 5 यहाँ वापस आ गई, तो ये तो हो गई 30। क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड किया है, तो यहाँ करेंगे माइनस, तो ये हो गई 20। ठीक है। अब ये, और दिस कैन बी डन टिल 3 इयर्स। इस तरीके से 3 साल तक किया जा सकता है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 3 साल तक हम इसको अगर कैरी फॉरवर्ड करें, तो क्या यहाँ पे जनरल की सीट बचेंगी? बचेंगी नहीं। टाइम विल कम जब यहाँ पे सीट्स बचेंगी ही नहीं। एंड वेरी थिंग वॉज चैलेंज्ड इन दिस केस, टी देवादसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, हम बेनिफिट दे रहे हैं, हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन द सब्सटैंटिव इक्वालिटी करते करते ऐसा ना हो कि जिसको हम इक्वालिटी दे रहे हैं इतनी इक्वालिटी दे दें कि जिनको हमने छोड़ा उनके साथ इनइक्वालिटी हो जाए। मतलब द बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड, और बेनिफिट उसी एक्सटेंट तक दिया जा सकता है जहां तक बैलेंस मेंटेन किया जा सके। इफ इट इज नॉट मेंटेनिंग बैलेंस, देन द बेनिफिट विल प्रैक्टिकली क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा। तो कोर्ट ने इसको वो किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस विल नॉट बी डन, और जो बालाजी की 50% की लिमिट है हम उसको फॉलो करें। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बालाजी देखा था ना अपन ने कि 50% लिमिट, ये क्या हो रहा है, वायोलेट हो रहा है, ये वायोलेट हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज द वन केस, दिस इज द सेकंड केस, ये सारे लीडिंग केसेस हैं। ये पूरी कहानी बन रही है अपनी। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आया, अपना आया नेक्स्ट, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। दिस वाज अ केस ऑफ 1976। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, केरला गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें इन्होंने बोला, प्रमोशन के लिए ही था, प्रमोशन में इन्होंने टेस्ट या एग्जाम डाल दिया, और कहा कि जो SC ST है वो इस टेस्ट को 2 साल में कभी भी क्रैक क्लियर कर सकते, यानी कि रिलैक्सेशन है SC ST। एंड दिस वाज चैलेंज्ड, इन्होंने चैलेंज किया 16 clause 1 में। ठीक है। दिस वाज चैलेंज्ड। इन्होंने कहा कि भाई जो 16 clause 4 है, दैट इज टॉकिंग अबाउट बैकवर्ड क्लास एंड नॉट SC ST। तो फिर यहाँ पर आपने जो किया है, ये आपने गलत किया। एक्चुअली 16 clause 4 में चैलेंज किया है इन्होंने, यहाँ चैलेंज किया, यहाँ नहीं किया। 16 4 में कहा इन्होंने कि बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है, SC ST की बात नहीं हो रही, आपने रिलैक्सेशन क्यों दिया इनको। ठीक है, 16 में SC ST की बात नहीं हो रही, 15 में SC ST और SEBC की हो रही है, ये बात ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ PT पॉइंट ऑफ व्यू ना, MCQs के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बोला, अब यहाँ से बात आई जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, कि इन्होंने कहा कि जो चीज 16 clause 4 में पॉसिबल नहीं हो रहा है, मतलब इफ एनी SC ST एंड बैकवर्ड क्लास आर टोटली डिफरेंट, है ना, ये सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। तो जो अब SC ST की बात 16 4 में हो नहीं रही है, तो यहाँ की तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन क्या हम 16 clause 1 में इनका एक क्लास बना सकते हैं? 16 clause 1 में अपन ने पढ़ा था ना, क्लासिफिकेशन पॉसिबल है ना। तो 16 4 में नहीं है, तो कम से कम 16 1 में तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर, अगर इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी पोस्ट को लेकर, तो फिर वहां पर अगर हम इनको बेनिफिट दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने वो आर्टिकल 14 में क्लासिफिकेशन और 16 में क्लासिफिकेशन दोनों में पॉसिबल है, ये बात यहाँ पर इन्होंने कही थी। और बाय वर्च्यू ऑफ 16 clause 1 यहाँ पर इनको क्या दिया गया, ये बेनिफिट। और वैसे भी ये यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं दिया है, यहाँ पर एक बेनिफिट दिया है, 2 साल का रिलैक्सेशन इज अ बेनिफिट। ठीक है, तो वो बेनिफिट इनको दिया गया कहाँ, आर्टिकल 16 clause 1 में। कनेक्शन समझ पा रहे हो ना सब?
लिखना हो तो लिख लो ये। हाँ, अब आओ आगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक मंडल कमीशन बनाया गया और इनको बोला गया कि भाई आप देखो एसईबीसी का स्टेटस क्या है और इस पर हमको रिपोर्ट दो। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसको कोई तवज्जो नहीं दिया गया। ठीक है, काफी साल तक। ये मंडल कमीशन आपकी बनी थी 1979 में। ठीक है, 1979 में बनी। और 1991 बीच में और भी सरकारें आई थी, लेकिन उन्होंने इनकी रिपोर्ट पर नहीं ज्यादा कोई ध्यान दिया। 1991 में जब एनवी कौन थे, नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने इस रिपोर्ट को विद मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट किया और इसको अप्लाई किया। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या थे, दो मॉडिफिकेशन इन्होंने किए। दो मॉडिफिकेशन क्या थे, एक तो इन्होंने बोला कि जो पुअर जो है, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रीफरेंस मिलेगी, पुअर विल गेट प्रीफरेंस ओवर अदर। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो है वो 10% जो है सीट रिजर्व रहेंगी फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, नाउ दिस वाज चैलेंज्ड। और ये कहाँ चैलेंज्ड हुआ, इंदिरा सहाने। केस का नाम तो सुना होगा, इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993। एक पॉइंट मैं आपको बताना ये भूल गई कि जो इसके ऊपर वाला केस है ना, ये एनएम थॉमस वाला, एनएम थॉमस में एक बात और कही थी। इन्होंने कहा कि जो ये बालाजी की 50% की लिमिट थी ना, ये सिर्फ मेयर ऑफ कॉशन है। मतलब ठीक है, हमने आपको दे दी एक लिमिट, इसका आप ध्यान रखें, लेकिन अगर आगे भी बढ़ जाती है तो ठीक है, स्टेट इसके आगे जा सकते। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था। तो इंदिरा सहाने में ये सारी बातें हुई, क्योंकि यहाँ पे 10% और हो गया तो वो 60% हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे 10% और की बात हो गई। यहाँ पर इंदिरा सहाने में बहुत सारी चीजें कही हुई है। इन्होंने पहली चीज तो ये कहा कि भैया 50% की जो लिमिट बालाजी में कही है वो फिक्स्ड है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे रंगाचारी को क्या किया, रंगाचारी था ना, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इसको इन्होंने मना कर दिया। ये ओवर रूल हो गया। मतलब कि रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है,
रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट कवर्ड। ठीक है। और बताओ एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, सभी को पता है, क्या इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे? क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर लाई गई इन ओबीसी। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है कि भाई जिनको रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास में मिल चुका है, फिर उनके नीचे डाउन द लाइन डिसेंडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा। और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी मेरिट पर सिलेक्ट होता है, तो फिर भाई वो ऑन मेरिट ही काउंट होगा, नॉट इन रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, जो बात अपन कहते हैं कि भाई ये रिजर्व कैटेगरी वाले अगर मेरिट पर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो जनरल कैटेगरी की सीट खा जाते हैं। ठीक है ना, वो ये यहाँ पर ही कहा गया था इंदिरा साहनी केस में। बाकी इन्होंने कहा कि भाई रिजर्वेशन जो है कुछ पोस्ट पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो स्किल पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपके डिफेंस हो गया। डिफेंस में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है ना। और मेडिकल साइंस हो गया, कोई साइंटिस्ट हो गए, लेक्चरर हो गए, टीचर हो गए, तो वहां पर हम रिजर्वेशन को नहीं देखेंगे, वो फिर क्योंकि मेरिटोरियस ही होने चाहिए, तो वहां पे रिजर्वेशन नहीं रखा जाए। तो ये मेजर मोटी मोटी चीजें जो है यहाँ पर ही गई हैं। 50% का बालाजी इन्होंने फिक्स कर दिया, क्योंकि एनएम थॉमस ने कहा कि बालाजी की 50% लिमिट मियर क्वेश्चन कॉशन है वो, और कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे। रंगाचारी को ओवररूल कर दिया, प्रमोशन में नहीं देंगे, क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मना कर दिए, तो फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट कम अप आ गई, कम अप विद 77 अमेंडमेंट। और इसने क्या ऐड किया? 16 क्लॉज 4A। और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि भाई SC ST का प्रमोशन का रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी है। ध्यान रखेंगे, इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली SC ST। OBC यानी कि SEBC, बैकवर्ड क्लास कुछ भी कह लो, ये नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो खाली SC ST को ही प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है, बाकी किसी भी बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन नहीं। ठीक है, फिर 44 ये वाला 77th अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड। ये चैलेंज किया गया। दिस वॉज चैलेंज्ड इन M नागराज। तुम ये सब लिख रही हो ना? M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पूरी कहानी की तरह बन रहा है अपना, और ये सब ईयर वाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ चैलेंज किया गया, बट इट वॉज हेल्ड वैलिड। यहाँ पे वैलिड ही हेल्ड किया गया। इन्होंने कहा कि भाई क्योंकि अभी भी बैकवर्डनेस सबसिस्टेंस है, और हमें इन्हें अपलिफ्ट करने के लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना जरूरी है फॉर द सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो दिस वाज हेल्ड वैलिड, 77 अमेंडमेंट जो है वो वैलिड। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब हम इनिशियल अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो भी हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, जब हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो भी हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। ऑल टुगेदर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है उसको बैक सीट पे रखें। क्योंकि आप रिजर्वेशन दे रहे हो, तो जो लोग उस पोस्ट के काबिल नहीं है, फिर भी हम उनको पोस्ट दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं ओवरऑल एफिशिएंसी तो डाउन होगी ना, राइट। तो ये बात जो हुई चैलेंज। और दूसरा इन्होंने बोला कि एक और प्रॉब्लम है कि भाई आप रिजर्वेशन में भी प्रमोशन दे रहे हो, तो जो एक रिजर्व्ड कैटेगरी का इंसान है उसको नौकरी जल्दी मिल गई, उसको प्रमोशन जल्दी मिल गया, तो वो हायर पोजीशन पे पहुंच गया। एक अनरिजर्व कैटेगरी का है, उसको लेट नौकरी मिली, लेट प्रमोशन मिल रहा है, तो वो तो नीचे ही है। तो फिर ये रिजर्व कैटेगरी वाले तो सारे के सारे सीनियर ही होंगे, अनरिजर्व वाले जो मेरिटोरियस है वो हमेशा जूनियर ही रहेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो वहां पे इसको, इस समस्या का हल निकालने के लिए क्या हुआ, एक इस समस्या का समाधान निकालने के लिए गवर्नमेंट आई विद 85th अमेंडमेंट एंड एडेड 16 क्लॉज 4B। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। देखो एक बार, लिखा है हम क्या बोला आपने? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। मेरा नाम इधर तो नहीं लिखा हुआ। क्यों, लिखा होगा ना। अच्छा हाँ हाँ, मिल गया लिखा हुआ है 4A में। देखो, 4A में लिखा हुआ है पर मैम वो तो। तो 4A में लिखा हुआ है। हाँ 4A में लिखा हुआ है, सॉरी, 4A में लिखा हुआ है। 4B इज फॉर द कैरी फॉरवर्ड, बैकलॉग वाली जो है ना उसके लिए बात हुई है। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का मतलब क्या है कि आपकी सीनियोरिटी जो है वो नंबर ऑफ ईयर से काउंट होगी। आपकी सीनियोरिटी नंबर ऑफ ईयर से काउंट होगी, आपकी पोस्ट से नहीं होगी। अब जैसे मान लो एक अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा है, वो आया नौकरी में, उसने ज्यादा लंबे से काम किया है, उसको प्रमोशन लेट मिला है। लेकिन एक अनरिजर्व, सॉरी, एक रिजर्व कैटेगरी का पर्सन आया, उसने जल्दी उसको नौकरी मिली और जल्दी उसको प्रमोशन मिली, उसे 5 साल में प्रमोशन मिल गया। वहीं पर एक अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा है जिसे 8 साल में प्रमोशन मिला है। सिंस अनरिजर्व कैटेगरी वाला ने 8 साल काम किया है, तो ही विल बी टेकन एज सीनियर, नो मैटर कि वो बचे बीच के जो 3 साल हैं, वो 3 साल जो है वो एक रिजर्व कैटेगरी से नीची वाली पोस्ट पर है। तो पोस्ट से हम नहीं देखते हैं, हम नंबर ऑफ ईयर से सीनियोरिटी और जूनियर देखते हैं। ठीक है। आर्टिकल 16(4)B, ये आपका जो कैरी फॉरवर्ड वाला प्रॉब्लम है, ये उसको सुलझा रहा है, जो अपने देवा सदन में देखी थी ना, ये उसके लिए, कैरी फॉरवर्ड के लिए। ठीक है। 5 क्लॉज 5 को आप एक बार रीड कर लेना। 6 पर आओ, 6 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 15 क्लॉज 6 भी छुड़वाया था, मैंने कहा था कि 16 क्लॉज 6 के साथ हम पढ़ेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन फॉर होम, EWS। ये कौन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन।
अब आप ये देखो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन है, हु इज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो पैसे से कमजोर है ना, जो पैसे से कमजोर है। पैसे से कमजोर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक ग्रुप के लोग हैं वही गरीब हो सकते हैं? नहीं मैम, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। हमने जो है ऊपर किस किस को रिजर्वेशन दे दिया, एससी एसटी को दे दिया, बैकवर्ड क्लास को दे दिया, और अब हमने लिख दिया ईडब्ल्यू। मतलब पॉइंट है कि ईडब्ल्यू एस डिफर करते हैं बैकवर्ड क्लास एससी एसटी से, या फिर ये इन्हीं में ही आते हैं। Where was my page now? हम्म। यहाँ पे देखो ये रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, और एडिशनल 10% की बात हो रही है। ये दो बातें हो रही हैं, ठीक है। अब ये ईडब्ल्यूएस है कौन, हु इज ईडब्ल्यूएस? ईडब्ल्यूएस कौन है? दीज आर, रिमेंबर, these are other than SC, ST, OBC। क्योंकि हमने SC, ST और OBC की तो बात कर ली ना, बैकवर्ड क्लास को ऊपर मिल रहा है, SC, ST को ऊपर मिल रहा है, तो these are other than SC, ST, OBC। Now this was challenged। ये दोनों की बात हो रही है, 15 क्लॉज 6 हो या 16 क्लॉज 6 हो, दोनों में वही बात हो रही है। बस यहाँ पे जनरल स्पेशल प्रोविजन की बात हो रही है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, तो बात दोनों में सेम है, बस दोनों का पर्पस अलग अलग है। मतलब नहीं नहीं, 16 में तो हो रही है ईडब्ल्यूएस को उसमें अनएडेड इंस्टीट्यूशन में अपॉइंट एडमिशन दिलाने की बात हो रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो अनएडेड जो इंस्टीट्यूशन है जिनका आर्टिकल 19(1)(g) हैम्पर हो रहा है, +20 आर्टिकल 30 है अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उसकी बात जो वो तो सेम ही रहेगा पार्ट। तो यहाँ पे एडमिशन की बात हो रही है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अभी ये चैलेंज हुआ। चैलेंज क्यों हुआ? चैलेंज इसलिए हुआ कि इन्होंने बोला कि आप सोल इकोनॉमिक ग्राउंड पे कोई क्लास कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। प्लस आप एडिशनल 10% की बात कर रही हो, दिस मीन्स 50% का जो बालाजी लिमिट है, विच इज फर्दर confirmed by the सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस। ठीक है, ये वायोलेट हो रहा है। फिर इन्होंने बोला ईडब्ल्यूएस कौन है? ये तो जनरल कैटेगरी है, क्योंकि ये तो एससी एसटी ओबीसी कोई भी नहीं है। जनरल कैटेगरी को आप रिजर्वेशन कैसे दे रहे हो? आप मुझे बताओ, सही किया या गलत किया? मैम सही है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में सभी को नहीं दे रहे, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है सिर्फ उन्हीं की बात की गई है। उन्हीं की बात हो रही है यार, और क्या। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ब्राह्मण का बच्चा जो है अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। माना कि उसको सोशल रिकॉग्निशन मिली, और सोशल रिकॉग्निशन मिलने की वजह से उसको बाकी फैसिलिटीज भी, बेनिफिट भी मिले, लेकिन फिर भी वो पुअर है, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता है, या उसके बच्चे को अच्छी एम्प्लॉयमेंट में अपलिफ्टमेंट अगर मिल जाएगी तो वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास सोशल बैकवर्डनेस वाली तो प्रॉब्लम है नहीं। और वो सोशल बैकवर्डनेस ना ही उसकी फाइनेंशियल, और ना ही उसकी क्या कहते हैं एजुकेशन बैकवर्डनेस में उसका हाथ बना। ठीक है, क्योंकि उसको सोशल रिकॉग्निशन मिली, लेकिन स्टिल फॉर एनी अदर रीजन ही इज पुअर,
You do not have financial resources for education or for the employment. तो वहां पर अगर हम उसको दे दे रिजर्वेशन तो क्या बुरा है भाई? जैसे तुम अपने ऊपर कह रहे हो कि हमारे लिए सब्सटैंटिव इक्वालिटी है, वैसे ही भाई यहाँ पे भी सब्सटैंटिव इक्वालिटी आ गई है। तो ऑन दिस ग्राउंड कोर्ट ने कहा कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके केसेस के नाम लिख लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, क्योंकि रिसेंट ही है ये। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वन मोर थिंग, ये क्लॉज 6 जो है, दिस वाज एडेड बाय 103rd अमेंडमेंट, ये 2019, ठीक है, 19 में ऐड हुआ। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज 2022 केस। और फिर है यूथ ऑफ इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। ठीक है। और अभी एक और जो रिसेंट केस है, दीज टूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज बोथ आर रिलेटेड टू दिस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला। ठीक है। जो अभी रिसेंटली केस फाइल हुआ है, स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वर्सेस देवेंद्र सिंह। दिस इज द केस ऑफ 2024। यहाँ पे भी क्रीमी लेयर की बात हुई है। क्रीमी लेयर, लॉयर लिख दिया मैंने, क्रीमी लेयर, LAY लिखना है, LAY। क्रीमी लेयर किस में बात हुई है? SC एंड ST। पता ही है आपको केस? नहीं पता? SC ST में भी क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया गया है। क्रीमी लेयर इन SC ST। लेकिन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी में क्रीमी लेयर दिया, क्रीमी लेयर किसके लिए आया था? OBC के लिए आया था। पहला डिफरेंस याद रखेंगे, पहला डिफरेंस, इंदिरा साहनी में OBC के लिए क्रीमी लेयर आया, देवेंद्र सिंह केस में SC ST के लिए क्रीमी लेयर आया। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि भाई जो OBC के लिए क्रीमी लेयर है, उनको आउटराइटली वो बाहर निकाल रहे हैं कि अब इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन SC ST को जो क्रीमी लेयर दिया गया है, इनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। दे आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजर्वेशन। इनको रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन इनको प्रीफरेंस नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब कि SC ST में इन्होंने बोला कि आप दो ग्रुप बनाओ, एक क्रीमी लेयर का, भाई वो लोग जिनको मिल चुका है बेनिफिट, और अब वो वेल टू डू हो चुके हैं फैमिली। देर आर सेवरल SC ST फैमिलीज, दे आर वेरी गुड, दे आर रिच, फाइनेंशियली अच्छे हैं, सोशली अच्छे हो चुके हैं, हर तरीके से एस्पेक्ट में वो अच्छे हो चुके हैं। ठीक है। और जो नॉन क्रीमी है, मतलब इनको आप प्रीफरेंस दो, इनको रिजर्वेशन देने के बाद इनको रिजर्वेशन दो। देन कोर्ट हैज लेफ्ट दिस टू द स्टेट्स नाउ, कि भाई वो अपने स्टेट्स में, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में निकालें कि कौन क्रीमी लेयर में है, कौन क्रीमी लेयर में नहीं है। एंड लाइकवाइज वो इनके लिए क्या कर सकते हैं, अपने जो फ्यूचर नोटिफिकेशंस आएंगे उसमें इसको वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा, इस केस में ये भी ध्यान रखेंगे, इस केस में केस को वो कर दिया था, ओवर रूल किया था, EV चिन्नमैया, चिन्ना चिन्नैया चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004। ये ओवर रूल किया गया था, क्योंकि इस केस में कहा गया था कि SC ST में क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे इसमें देवेंद्र सिंह में सब क्लासिफिकेशन, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो ये ओवर रूल कहा क्या गया
देवेंद्र सिंह केस में इसको ओवर किया। ठीक है भैया, 16 के एस्पेक्ट में मोर देन इनफ मैंने आपको दे दिया है इंफॉर्मेशन। केसेस मैंने आपको सारे दे दिए जो भी लीडिंग है। 16 वॉज डन फ्रॉम माई साइड। मुझे लगा था कि इट विल टेक सम टाइम, बट इसमें आराम से हो गया है ये।